वेलकम टू रमन आइस चैनल। मैं अभिषेक पिल्ले। हमारा डेली प्रोग्राम है कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन टॉक, उसमें आपका स्वागत है। जैसे कि हम डेली जो वीडियो बना रहे हैं, पिछले 2 दिनों से वीडियो बना रहे हैं, आपको पता ही होगा कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुआ है और इसकी शुरुआत जब घोष किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 12 तारीख को। एक जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज रिलीज़ किया है और उसी के साथ में एक प्रोग्राम चालू किया है जिसे हम बोलते हैं, अब मिशन चालू किया है जिसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसकी शुरुआत हुई। और पिछले 5 प्रेस ब्रीफिंग से मिनिस्टर है एलोकेशन कर रही है आत्मनिर्भर भारत और स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पैकेज का। तो ये इस प्रकार से देखा जा रहा है कि रिसेंटली जो कोविड-19 के वजह से एक बड़ा लॉकडाउन चल गया और आज लॉकडाउन 4.0 है। उस लॉकडाउन को रिकवर करने के लिए, इकॉनमी को रीस्टार्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हुए। और आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बात करूंगा, जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं और हमारे सीधे सीधे इकॉनमी वाले सेक्शन से, पॉलिटिक गवर्नेंस वाले सेक्शन से कनेक्ट हो रहे हैं। मेजर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, जितने भी सेक्टर है जहाँ जहाँ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ सुधार हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको मैं आज कवर करने की कोशिश करूँगा। स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पैकेज के एलोकेशन जहाँ जहाँ हुए उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो मेजर रिफॉर्म्स हो रहे हैं पेंडेमिक के बाद, पोस्ट पेंडेमिक के बाद, उसके ऊपर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का जो ये एलोकेशन हो रहा है इकोनॉमिकल पैकेज और आत्मनिर्भर भारत, इसको हम इस प्रकार से दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि जो अभी तत्काल में रिलीफ, लॉन्ग टर्म जो लंबे समय के लिए रिलेवेंट रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले तो 3 मोटी मोटी बातें आपको समझ आ ही गई होगी, रटी गया होगा अभी तक का। एक तो है जिसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत में जो 5 पिलर के ऊपर खड़ा हुआ आत्मनिर्भर भारत, वो भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, याद ही हो गया होगा। पहला जो पिलर है वो आपका इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था इकॉनमी के ऊपर पूरा पूरा खड़ा हुआ। और अगर हम लॉकडाउन की सीरीज को देखें तो सबसे ज़्यादा जो हिट कर रहा है वो इकॉनमी ही है। दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल। तीसरी चीज जो डेवलपमेंट एजेंट की तरह देखा जा रहा है वो आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। लास्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर अच्छे से चर्चा की थी कि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 हमारे द्वार पे आके खड़ा ही हुआ है, ऑलमोस्ट हमारे पास दस्तक दे ही चुका। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक बड़ा जो सोर्स है, डेटा इज अ न्यू गोल्ड ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। पांचवा जो कंपोनेंट, चौथा जो कंपोनेंट है वो आपका वाइब्रेंट डेमोग्राफी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए 130 करोड़ की जनसंख्या और हम, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि 18 to 33 एज ग्रुप के पूरे सेंट्रिक है। यहीं पे 66% इंडिया में आपको मिलेंगे। और इसके अंदर जो 5वां कंपोनेंट है वो है आपका डिमांड। ये 5 कंपोनेंट पे पूरा आत्मनिर्भर भारत टिका हुआ है। और साथ ही साथ में आपको इतनी भी चीज क्लियर हो गई होगी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो स्पेशल इकोनॉमिकल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का एलोकेशन हो रहा है,
और मेरे को याद होगा, आपको रटी गया होगा ये भी चीज़, कि जो ये एलोकेशन हो रहा है वो है कुछ 20 लाख करोड़, जो कि 10% है जीडीपी का, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ये पूरी चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था, ये पूरा डेटा आपको एक्सप्लेन कर चुका था। और साथ ही साथ में कुछ सेट ऑफ रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। रिफॉर्म्स वही 4L वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। 4L में पहला L जिसे हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। याद होगा आपको, मैंने एक लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट को लाना है तो सबसे बड़ी चीज़ है लैंड रिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बियर्ड लैंड, बंजर जगह, वो अगर जैसे एक्विजिशन करने जाते हैं तो कुछ लोग PIA लगा देते हैं। PIA लगा देते तो वो इन्वेस्टमेंट का मोराल जो है, मनोबल जो है, पूरा गिर जाता है और फिर वो आता ही नहीं है भारत में। तो लैंड रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। दूसरा है लेबर रिफॉर्म। और लेबर रिफॉर्म तो आप देख ही रहे हैं, कुछ दिनों से क्या स्थितियां चल रही है लेबर की, न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ ही रहे हैं। तीसरा रिफॉर्म है लॉ रिफॉर्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है। हर एक एक्ट दूसरे एक्ट को वर्सेस कर देता है। लॉ रिफॉर्म की आवश्यकता है। और रिसेंटली अगर हम 50 to 55 डेज से आज लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई है, तो सबसे बड़ी समस्या है लोगों के हाथ में हुआ है लिक्विडिटी का बड़ा क्रंच है। और अगर हम टोटलिटी में ये पूरी चीज़ को देखने की कोशिश करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिकल लॉस हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उसको कोप अप करने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यकता है। और इधर पे रिफॉर्म्स बहुत अधिक आवश्यकता है। और इसी के साथ में सेट ऑफ रिफॉर्म्स के थ्रू गुजर रही है हमारी इकॉनमी। बहुत तेज़ी से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और जिस तेज़ी से रिफॉर्म हो रहे हैं उसी रफ्तार से हम ट्रैक करते चलेंगे हमारे जनरल स्टडी को भी। तो हम बातचीत करेंगे जो मेजर रिफॉर्म्स हो रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हो चुकी है, उसमें जो मेजर रिफॉर्म्स है उसको मैं आज कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो जो हमारा मेजर रिफॉर्म्स के थ्रू गुजर रही है हमारी इकॉनमी, उसके ऊपर हम डिटेल में डिबेट डिस्कशन करना चालू करते हैं। जो एक मेजर रिफॉर्म्स हो रहा है, तो मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करूं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि हम कोई इकोनॉमी के स्टूडेंट नहीं हैं, हमारा बैकग्राउंड टोटली या तो सीधे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर मेडिकल स्टूडेंट है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बात करना चालू करूँ, बेसिक से फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाले पार्ट में पूरा आ जाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सब्र बना के रखें। देखिए, रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जिस प्रकार से रिफॉर्म्स कर रही है, वो रिफॉर्म्स का एरिया है 3। अगर मैं इकॉनमी को थोड़ा सा सेक्शन में डिवाइड कर लूँ, 3 सेक्टर से जहाँ पे हमारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। पहला है जिसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को अगर हम सरल तरीके से ऐसे समझने की कोशिश करें, जो भी गुड्स, जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट, गुड्स बोलना थोड़ा गलत है, जो भी प्रोडक्ट्स हमें नेचर से मिल रहा है वो पूरा जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। इसको अगर हम थोड़ा और बाइफिकेट करने की कोशिश करें, तो जो भी गुड्स हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को, वो पूरा किस में जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहला रिफॉर्म्स है हमारी इकोनॉमी, वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर जो भी प्रोडक्ट हमें नेचर से मिल रहा है, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही है, और अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जो भी चीज़, जो भी गुड्स हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके बना रहे हैं, वो पूरा जाएगा प्राइमरी सेक्टर। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए
जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका फॉरेस्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका फिशरी, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लीजिए एग्रीकल्चर, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए वुड। ये पूरा पूरा किससे मिल रहा है हमें? नेचर से मिल रहा है। अब दूसरा सेक्टर है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली कैसा सेक्टर है? वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जो भी चीज नेचर से हमें मिली है, नेचर से प्रोड्यूस हुई है, उसको हम क्या करेंगे? उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे एग्जांपल के वुड मिला, वुड से हमने फर्नीचर बनाया तो वो किस में चले गया? आपका सेकेंडरी सेक्टर में। वुड आया डायरेक्टली नेचर से, वो आया आपका प्राइमरी सेक्टर में। फर्नीचर बना दिया तो वो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन, कॉटन आया आपका किस सेक्टर में? जैसे उदाहरण के लिए एक कोई किसान ने क्या किया? अपने खेत में कॉटन को उपजाया, नेचर को एक्सप्लॉइट किया, नेचर को एक्सप्लॉइट करके जो प्रोडक्ट बना वो गया आपका प्राइमरी सेक्टर में। कॉटन जब टेक्सटाइल में बदल गया तो वो हो गया पूरा पूरा कौन सा सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। होपफुली आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और तीसरा सेक्टर जो है वो आपका टर्सरी सेक्टर। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर बेसिकली कैसा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। ये पूरा पूरा कैसा है? सर्विस। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, लॉयर, लीगल सर्विसेज, हॉस्पिटल, ये पूरा पूरा किसमें सेक्टर है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये बेसिकली जो सर्विसेज इंडस्ट्री होती है, ये क्या होता है? ये इसको सपोर्ट करता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग को। अब देखिए, हमें इस पूरी चीज, गांधी जी स्टूडेंट्स, हमें इन तीन सेक्टर में क्या समझना है और हमारे निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट को कैसे सिंक्रोनाइज करके लेके आना है। देखिए, और ये कुछ नहीं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं मैंने बताया, 10th क्लास के एनसीईआरटी में ही आपने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। देखिए, आपको पता होगा प्राइमरी सेक्टर में 17.32% कंट्रीब्यूशन है हमारा जीडीपी में। और जीडीपी वाला डेटा आपको पता ही है, जीडीपी वाला मैंने पूरा चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन कितना है? 17.32%। सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो ये है 29.6% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। टर्सरी सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 53.66% कंट्रीब्यूशन है किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में। और अगर इसको थोड़ा सा मैं प्लेस करने की कोशिश करूं, कुछ 1% तो 19% कंट्रीब्यूशन होगा ग्रॉस वैल्यू एडिड, जीवीए। अब देखिए, इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कंट्रीब्यूशन कैसा बाइफिकेट हो रहा है। मेजर कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर, और 17% कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर में। और गजब की बात यह है, इस पूरे की बात यह है कि जब 17%, 29%, 53% कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, और अगर हम वर्कफोर्स की बात करें जो डिपेंडेंट है किस सेक्टर पे? प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, टर्सरी सेक्टर पे, वो देख लीजिए आप। प्राइमरी सेक्टर पे जो वर्कफोर्स डिपेंडेंट है 43.21% पूरा पूरा डिपेंडेंट है किस पे? प्राइमरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर पे जो वर्कफोर्स डिपेंडेंट है वो है 24.89% डिपेंडेंट है पूरा पूरा किस पे? सेकेंडरी सेक्टर पे। टर्सरी सेक्टर पे जो वर्कफोर्स डिपेंडेंट है वो है 31.9%। अब आप सोच लीजिए, एक बड़ा आपके सामने डेटा का खेल सामने आ गया। 13%, 17% कंट्रीब्यूशन, 29%, 53%। बट वर्कफोर्स ऐसे फोर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सेक्शन में, जो डेवलप करने के लिए आपका क्या
जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेजर वर्कफोर्स अगर हम देखें वो सेक्शन कौन सा है, 43.21%, वो पूरा आपका सेक्टर है प्राइमरी। सेकेंडरी में वर्कफोर्स जो काम कर रहे हैं वो है 24.89%, टर्सरी में 31.9%। ये जो डेटा है मेरे पास में 2019 का है। अब आपको इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका, प्राइमरी सेक्टर का, और रिफॉर्म्स होंगे तो किस जगह पे पहला सेंट्रिक होगा, वो है आपका टर्सरी सेक्टर। तो हम जल्दी देखने की कोशिश करते हैं सेट ऑफ रिफॉर्म्स कहाँ आ रहा है। स्टूडेंट क्लियर हो चुकी होगी कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक बड़ा है इकॉनमी में, क्योंकि वैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, बट वर्कफोर्स जो डिपेंडेंट है वो सीधे 43% डिपेंडेंट है, टर्सरी सेक्टर में 29। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जो सर्विस सेक्टर होता है वो बीच का सेक्टर होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेजर रिफॉर्म्स निर्मला सीतारमण के द्वारा हुए हैं वो 3 सेक्टर्स में हुए हैं। 3 सेक्टर हम पकड़ के चलेंगे। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि जिस पे 43% वर्कफोर्स जनसंख्या डिपेंडेंट है सीधे। दूसरा हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी, एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी। और तीसरा जो सेक्टर हम लेके चलेंगे वो आपका इंफ्रा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 43% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है वो एक मेजर कंपोनेंट है आत्मनिर्भर भारत का भी। याद होगा वो 5 कंपोनेंट, उसमें जो चौथा कंपोनेंट आता है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो मेजर रिफॉर्म्स हो रहा है किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कहाँ पे, जीडीपी में। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रखता है और बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स 43% जो वर्कफोर्स है वो पूरा सीधे डिपेंडेंट है इसी सेक्टर में। अब रिफॉर्म्स हो रहा है, सुधार हो रहा है। और निर्मला सीतारमण की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको भी अगर हम रिपोर्ट करने की कोशिश करें 2 टर्म्स है। एक है आपका शॉर्ट टर्म जो तत्काल क्या दे, रिलीफ दे, और एक है आपका कैसा, लॉन्ग टर्म जो क्या करे, लॉन्ग टर्म रिलीफ दे। हमारे सामने 3 मोटे टॉपिक आ गए। पहला है वो है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट पॉलिसी, और तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए एक एक करके समझिए। ये जो रिफॉर्म्स को बोला जा रहा है इसे बोलते हैं गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो कि क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। और 3 मेजर जगह रिफॉर्म्स हुए हैं, 3 मेजर जगह रिफॉर्म्स हुए। देखिए पहला रिफॉर्म है उसे बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में अमेंडमेंट हुआ। पहले तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और आखिरी में डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग के ऊपर। तो हमारे सामने 3 रिफॉर्म्स हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्शन में जो गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रूप में देखा जा रहा है। पहला रिफॉर्म है जिसे बोलते हैं आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 एग्रीकल्चर मार्केट, और तीसरा आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो देखिए इसको रिकलेक्ट करके रखिए, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। देखिए आपको पता होगा कि लॉकडाउन 4.0 आज से शुरुआत हो रही है। लॉकडाउन 4.0 के साथ में कुछ चीज़ें ईजमेंट भी मिल रहा है।
कुछ चीज़ें एक लिस्ट बनी गई है होम मिनिस्ट्री के थ्रू कि ये चीज़ हम चालू रहेगा, ये चीज़ प्रोहिबिटेड रहेगा। अब भारत सरकार बेसिकली कि ऐसा डर है, आशंका है कि काला बाजारी हो, ब्लैक मार्केटिंग हो एसेंशियल कमोडिटी की, तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं एक बहुत बड़ी जनसंख्या। तो उसके पहले ही एमिटमेंट कर दिया। खैर जो एमिटमेंट होता है सिर्फ प्रेस रिलीज से नहीं होगा, साथ ही साथ में अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस लाने के बाद में क्या होता है, एमिटमेंट होता है। देखिए हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या करता है, डे टू डे कमोडिटी जो रहती है, डे टू डे कमोडिटी जो रहती है उसका क्या बनाता है, लिस्ट बनाता है। और लिस्ट बनाने के साथ में उसकी जो प्राइस होती है उसको क्या करने लगता है, रेगुलेट करने लगता है। तो मैं मान के चलो इतनी चीज क्लियर है। कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डे टू डे जो कमोडिटी है उसके ऊपर क्या बना रहा है, लिस्ट बना रहा है। लिस्ट बना के क्या कर रहा है, प्राइस को रेगुलेट कर रहा है। अब ये रेगुलेट कैसा, रेगुलेशन वो है 3 बेसिस पे। पहला इसका प्रोडक्शन, कोई भी कमोडिटी लीजिए। दूसरा इसका सप्लाई, और तीसरा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों को क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है। जल्दी से एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में एमिटमेंट हो रहा है। एमिटमेंट किसके थ्रू हो रहा है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या कर रहा है, डे टू डे जो नीड की आइटम है, कमोडिटी है, उसका एक लिस्ट बना है और प्राइस को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट किस प्रकार पे कर रहा है, उसके अंदर 3 डायमेंशन आते हैं, प्रोडक्शन, सप्लाई और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, रीसेंट एमिटमेंट क्या हुआ है। रीसेंट एमिटमेंट ये है, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी। एग्रीकल्चर फूड। तो आपको इतनी पिक्चर अब क्लियर हो गई होगी कि मैंने ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यहां क्यों रखा, कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रखा। अब बेसिकली किस किस जगह पे रेगुलेट करने वाला है, यानी कि 14 तारीख के बाद से रेगुलेट करने वाला है भारत सरकार। पहला है ऑयल, दूसरा है आपका ऑयल सीड, तीसरा है आपका पल्सेस, चौथा पोटैटो और अनियन। ऑयल सीड, पल्सेस, पोटैटो, अनियन। अनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी। इस इंपॉर्टेंट कमोडिटी को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी। रेगुलेट कैसे करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कैसा रेगुलेट करेगा, वो रेगुलेट करेगा इसका प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चीजों का रेगुलेशन किसके हाथ में होगा, वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के हाथ में। और एक परसेप्टिव थ्रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आने वाले टाइम पे ये जो इम्पोर्टेंट कमोडिटी है इसका हो सकता है कि होर्डिंग हो जाए, जमाखोरी हो जाए और आने वाले टाइम पे प्राइसिंग बढ़ जाए। तो अब इसको हम थोड़ा एनालिटिकल पार्ट में, अप्लाइड पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी चीज को। ये तो भाई हुआ सिंपल बात जो पीआईबी में भी आपको, प्रेस इन्फो में भी आपको मिल जाएगी। बट लेक्चर का मतलब होता है कि आपका एनालिटिकल पार्ट को डिकोड करना, तो हम एनालिटिकल पार्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे। एमिटमेंट में बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो मैंने आपको लिस्ट बताया था पोटैटो का, अनियन का, जो इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, आज के बाद से यानी कि 15 मई के बाद से इसका स्टॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि आज 18 मई, ठीक है, आज लॉकडाउन 4.0 चालू हो रहा है। पोटैटो, अनियन,
pulses, this is the important commodity for a day to day need. अब देखिए, फर्ज कीजिए किस प्रकार से चल रहा है। हम एग्जाम्पल के रूप में मध्य प्रदेश को ले लेते हैं। जहां जहां मैं एग्जाम्पल दूंगा, कोशिश करूंगा अब मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दूं, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादातर व्यूअर्स मध्य प्रदेश पीएससी के, एमपी पीएससी के हैं, और 50% हमारे पास जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, वो यूपीएससी के हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अंदर है कृषि उपज मंडी। अब देखिए, बेसिकली यहां जो मंडी है, यहां पे बैठा हुआ एक बहुत बड़ा चालाक व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं बिचौलिया, मिडिल मैन। मिडिल मैन का बड़ा गोल होता है। ये जब सारा जो झोल झाल करता है वो पूरा काम कौन करता है? मिडिल मैन। अब देखिए, ये है फार्मर। मैं फार्मर ए ले लेता हूं, यहाँ पे बी ले लेता हूं, यहाँ पे सी ले लेता हूं, और कॉमोडिटी के रूप में ले लेता हूं अनियन। हमारे जो तरीदार सब्जी है, अनियन के बगैर संभव नहीं है बनना। और अगर फर्ज कीजिए आप ऐसा कि ये जो अनियन है मंडी में जैसे किसान लेके आया, खरीदा इसने 20 रुपए किलो, ठीक है। इसने देखा मिडिल मैन में कि यार बहुत अच्छा मौका है। मैं टोटल, अगर मैं जबलपुर की बात करूं, टोटल एवरेज कंजम्पशन अगर हम ले लें वो है 5 टन। 5 टन यूज हो रहा है प्याज, या ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 टन हम ले लेते हैं। 2 से 4 टन पर डे यूज हो रहा है प्याज। इसने कैलकुलेशन किया कि मैं ये 5-5 टन करके इसको क्या कर देता, स्टोर कर देता हूँ। और ये मिडिल मैन के पास में स्टोरेज की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जिसे हम बोलते हैं कूल स्टोरेज। कूल स्टोरेज बहुत अच्छा है। इस मिडिल मैन ने बड़ी चालाकी से एक काम किया कि 10 दिन तक का पूरा माल क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। 15-15 रुपए के किलो के हिसाब से खरीद दिया, टन के हिसाब से उसने जमा कर लिया। एवरेज कर लेते हैं हम कितना, 50 टन जमा कर लिया, स्टॉक कर लिया, जिसे हम बोलते हैं होर्डिंग कर लिया। अब जैसे ही बाजार से प्याज बाहर निकलने लगा, बहुत लिमिटेड हो गया, तो इसने लगाया दिमाग। अब मैं क्या करता हूँ, बेचूंगा जब प्याज आगे, वो बेचूंगा, नहीं तो भी मैंने इतना दिमाग लगाया, इतना पैसा लगाया, कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड रखा, प्याज को खराब भी नहीं होने दिया, 10 दिन तो रखा। और इसने सोच ही लिया कि अब मेरा हक तो बनता है कि 20 रुपए लिया, मैं 80 रुपए इस पे जरूर कमाऊँ। और प्याज की कीमत हो गई 100 रुपये। अब आप सोचिए, एक तो वैसे ही लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से अगर 100 रुपये की कीमत हो गई, प्याज जो है कुछ दिनों बाद शादियों में लोग गिफ्ट में देंगे, या तो कान में झुमके तरह पहनेंगे, लो ये लो प्याज, एक छोटा सा स्लाइस देंगे। और अगर इसी प्रकार का कुछ हरकत अगर ये सारे मिडिल मैन रात को बैठ के डिस्कशन करके भाई हम सभी लोग मिलकर यही काम करेंगे, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी भी सिचुएशन आ जाए, प्राइस की क्राइसिस आ जाए। तो भारत सरकार उससे और चालाकी काम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉलिसी मेकर हैं उन्हें और पहले से ही इस पे काम कर दिया और उन्हें रेगुलेट कर दिया, यानी कि 15 मई के बाद रेगुलेट कर दिया कि इसको अनियन, पल्सेस, ऑयल सीड, ऑयल मिल्क, ये पूरी चीज़ को क्या कर दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लगा दिया। और अगर ये मिडिल मैन थोड़ा सा भी चालाकी करे तो इसको सीधे सीधे सजा होगी कितनी, इसको सजा होगी 7 साल की, और साथ ही साथ में फाइन भी देना पड़ेगा, दोनों मिलेंगे। लो तो ये तो एक रिफॉर्म्स मैंने आपको समझा दिया, वो है आपका क्या, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। और वो सीधे सीधे कैसे में जुड़ता है, वो जुड़ रहा है एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स। अब हम जल्दी से बढ़ेंगे किसके तरफ, एग्रीकल्चर मार्केट। और मैं एग्जाम्पल दूंगा, कौन सा एग्जाम्पल, एमपी का ही दूंगा। कमोडिटी एक्ट एक मेजर रिफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो पूरा रखा गया है एग्रीकल्चर फूड आइटम में,
दूसरा एक बड़ा रिफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत दिनों से चर्चा चल रही है और बहुत दिनों से ये विवाद में भी है, विवाद में बने हुआ है, जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जितने भी है वो पूरा मैं एग्जांपल दूंगा एमपी का इसलिए दूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो पूरा स्टेट लिस्ट में आता है। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। एक होता है यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लॉ बनाती है, लॉ बनाती है। दूसरा रिफॉर्म होता है उसे वो दूसरा जो लिस्ट होती है वो होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है। और तीसरा लिस्ट होता है उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों ही उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं। और चौथा लिस्ट भी डिफाइंड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें अगर जो भी सब्जेक्ट पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में सहमति नहीं बन पाती वो पूरे किसके खाते में जाता है, वो पूरे सेंट्रल के खाते में चले जाता है। तो 3 प्रकार की लिस्ट आप जानते हैं। एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में किसको दूंगा, एग्जाम्पल के रूप में मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दूंगा के रूप में मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देते हुए चलूंगा। देखिए, पीआईबी में इतनी चीज तो आपको ये भी क्लियर होगी कि एग्रीकल्चर लिस्ट कौन सा है, स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बड़ी चालाकी से क्या कर रही है, पीआईबी में ये मेंशन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में मेंशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बोला कि हम इसके ऊपर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। और रिफॉर्म्स कैसे कर रहे हैं, बड़ा क्लीन शब्दों में लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म इट प्रोवाइड अ मार्केट टू द चॉइस ऑफ अ फार्मर। और उसमें एक टर्म जड़ा हुआ है सेंट्रल लॉ फॉर्मुलेटेड, कि इसका मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म किया जाएगा और मार्केट चॉइस दिया जाएगा फार्मर को। सेंट्रल इसके ऊपर फ्यूचर में आने वाले टाइम पे लॉ बनाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रडिक्टरी रहेगा फ्यूचर में। अभी तो ऐसा है कि पेंडेमिक है तो इतना ध्यान लोगों के ऊपर जा नहीं रहा। वैसे ये पूरा विषय कौन सा है, वो पूरा सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का। अब देखिए रिफॉर्म्स में क्या दिया हुआ है, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। एग्रीकल्चर मार्केट जो होता है वो गवर्न होता है, उसे बोलते हैं मंडी एक्ट। मंडी एक्ट, इसको अगर हम सरल तरीके से ऐसे समझने की कुछ अच्छा एग्जांपल में एक तरफ एमपी का भी देते हुए चलूंगा। देखिए, कई स्टेट ने मार्केट जो है वो पूरा गवर्न करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पीआईबी की साइड में ये स्पष्ट किया गया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म, और उसमें क्या बोल रहा है कि फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा मार्केट चॉइस, किसके लिए, फार्मर के लिए। सेंट्रल क्या करेगा, लॉ को फॉर्मेशन करेगा। इतने ही टर्म लिखा हुआ है पीआईबी में। अब अगर इसको समझने की कोशिश करें, मंडी जो गवर्न होती है मंडी एक्ट के थ्रू होती है। कई स्टेट ने अपने यहाँ पे एपीएमसी एक्ट, एपीएमआर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। एपीएमआर एक्ट यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट रेगुलेटरी एक्ट। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मंडी गवर्न होती है मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी एक्ट 1972 के अंडर में होती है, जो कि अभी रिसेंटली इस पे अमेंडमेंट भी हुआ है। चौहान मामा आने के बाद में इसके ऊपर सुधार भी हो चुका है, बिल्कुल रिसेंटली सुधार भी हुआ है। खैर एमपी के करंट अफेयर एकदम से सामने भी नहीं आते। अब देखिए, आपको इतनी चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि मंडी गवर्न होती है किससे, वो पूरा मंडी एक्ट से, जिसे हम बोलते हैं एपीएमसी एक्ट। और मध्य प्रदेश ने क्या किया है, कौन सा लेजिस्लेशन है, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी एक्ट। दूसरा अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मैं क्या है, ज्यादातर स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है एपीएमआर एक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेटरी एक्ट। एग्रीकल्चर पूरा विषय कैसा है, स्टेट का। कानून कौन बनाएगी, स्टेट।
आप इतना भी जानते हैं, मैंने जब टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिस्कशन किया था, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिस्कशन किया था, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर भी डिस्कशन किया था, मैंने आपको बोला सबसे पहला रिफॉर्म होगा वो है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के ऊपर वैसे तो कंट्रीब्यूशन 17% है, बट जो वर्क फोर्स सीधे सीधे डिपेंडेंट है वो है 43%। और एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ, रूरल इंडिया की, तो 70 to 80% जो वर्क फोर्स है वो सीधे सीधे उसका लाइवलीहुड है वो आपका एग्रीकल्चर। और दिक्कत कहाँ पे, ये मंडी एक्ट ये शुरू से कॉन्ट्रीडिक्टरी रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लगा ही हुआ है कि मैं इसके ऊपर गवर्न कर लूँ और आज कर ही दिया गवर्न, ये इस स्टेटमेंट से। अब देखिए एपीएमसी एक्ट का प्रिंसिपल किस प्रकार का है। प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है, जिस प्रिंसिपल पे काम करती है एपीएमसी एक्ट। कोई सा भी स्टेट का, जो जैसे एग्जांपल के मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी एक्ट है, उसमें भी एक प्रिंसिपल बड़ा फिट बैठता है कि फार्मर्स का किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा नहीं किया जाएगा, जो इंटरमीडिएटर है उसके थ्रू कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। हमारी बातचीत चल रही थी कि जो एपीएमसी एक्ट, अच्छा एपीएमसी एक्ट का ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट फिट होता है कहाँ पे आपका, यही बिल्कुल होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो फिट होता है कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी एक्ट। थोड़ा सा टर्म्स बस अलग होंगे, प्रिंसिपल वैसे ही है। प्रिंसिपल बड़ा क्लियरली क्या बोलता है, फार्मर किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, किसके थ्रू, इंटरमीडिएटर के द्वारा। फार्मर अपनी चीजों को ऑक्शन के थ्रू बेच सकता है, मगर एक जो इसमें प्रोविजन है वो बड़ा पेच फंसाता है, जो बहुत बड़ा दिल में दर्द ज्यादा जाता है किसान को, वो ये है, उसमें बड़ा क्लियरली दिया हुआ है, ऑल फूड प्रोड्यूस्ड should be first brought to market yard। ये जो प्रोविजन है एपीएमसी एक्ट का, और यही प्रोविजन हमारे ये जो प्रोविजन है एपीएमसी एक्ट का, जिसे हम बोलते हैं ऑल फूड प्रोड्यूस शुड बी फर्स्ट ब्रॉट टू अ मार्केट यार्ड, इसी प्रकार का प्रोविजन हमारे एपीएमसी एक्ट के में दिया हुआ है। और यही इसी प्रकार का प्रोविजन कुछ मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी एक्ट में दिया हुआ है। इसका कुछ सेक्शन हमें जब हम एमपीपीएससी करेंगे वो देखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए सेक्शन 31, सेक्शन 32, सेक्शन 32A और आखिरी आपका सेक्शन 33। ये तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीडिक्टरी है, बहुत सारे कॉन्ट्रीडिक्शन में रहा। अब देखिए ये बड़ा पेच फंसा हुआ है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आता है तो पहला लाया जाएगा कहाँ पे, उनके मार्केट यार्ड में। इसको अगर सरल तरीके से ऐसे समझने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश का कोई किसान, बोला किसान है, वो कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं, अगर कोई भी प्रोडक्ट उपजाता है तो पहला लेके आएगा कहाँ पे, वो पहला लेके आएगा मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी में, क्योंकि उसके ऊपर रेगुलेट कौन कर रहा है, सेक्शन 31, 32, 38, 32A। और यहीं से बनता है इशू बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लॉइट कौन हो जाता है, वो होता है फार्मर। किस प्रकार से, पहला चीज कि इसको जो पेमेंट है उस पे हो जाता है डिले, टाइम पे नहीं मिलता है, ये पहली दिक्कत। दूसरा परेशान कौन करता है, मिडिल मैन। तीसरा क्या है, प्राइसिंग उसके हिसाब से नहीं होती है। मल्टीपल चार्जेस, एंट्री एग्जिट, और दुर्भाग्य ये भी है कि जा भी नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट में इंस्पेक्टर बैठा हुआ वो बोल के रखा हुआ है, दोनों के बीच में इतना ईमानदार है, इतना साठगांठ बना हुआ है मिडिल मैन और इंस्पेक्टर के बीच में, कि वो
किसी को कुछ नहीं बोलता है। फार्मर जैसे ही लेके आया अपना माल, बोलता है कि मैं यही पूरा खाली कराऊंगा और खाली कराऊंगा अपने रेट से। तो ये एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। और कॉन्ट्रडिक्टरी मैंने आपको बताया, पहली चीज प्राइस, मिडिलमैन, पेमेंट डिले, ये 3 बड़े बड़े इशू आते हैं और ये विवाद का जड़ है। अब सेंट्रल इस पे क्या बोल रहा है? सेंट्रल इस पे ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 3 रिफॉर्म्स लेके आएंगे। बट मैंने आपको एक सेक्शन बोल दिया कि इतना बोलना भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आएगा कैसे? एमिटमेंट स्टेट सब्जेक्ट है। एमिटमेंट होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ऑर्डिनेंस रखना पड़ेगा, अपने जुडिडिक्शन में लेना पड़ेगा, और लेना भी चाहिए। क्यों लेना चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यही किसान दिन रात मेहनत करता है और 80 to 90% एग्रीकल्चर पे, रूरल इंडिया पे डिपेंडेंसी, लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे ही है। 43% अगर हम देखने की कोशिश करें, वो पूरी डिपेंडेंसी कहाँ पे है? वो पूरी किसान की इसी पे है। अब ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल इसके ऊपर क्या कर रही है? गवर्न। और एक बहुत अच्छा आज मौका मिला। तो देखिए सेट ऑफ रिफॉर्म्स इस जगह पे कैसे लेके आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हम देख लेते हैं। तो आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। ये एग्रीकल्चर मार्केट कैसे गवर्न होता? अंडर मंडी एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है? एपीएमसी एक्ट आया है। और मध्य प्रदेश किससे गवर्न हो रहा है? मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी एक्ट। ये सारे सेक्शन हम जब एमपी देखेंगे, एमटी का एग्रीकल्चर मेंस वाला सेक्शन देखें तो उसमें कवर कर डालेंगे। आज जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है, जो सेट ऑफ रिफॉर्म्स लेके आ रही है, पहला तो इतनी चीज क्लियर करने के बोल रही है कि फार्मर्स को अपना चॉइस का सेल करने के लिए प्रोडक्ट मार्केट में, मतलब वो उस प्रिंसिपल से बाइंड ना हो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हुआ है तो पहले हमारे मंडी के यार्ड में आया। इसको अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में अगर कोई प्रोडक्ट निकला, हम ले लेते सोया, उस प्रोविजन से पहला कहाँ पे आएगा? उस प्रोविजन से मध्य प्रदेश का कृषि उपज मंडी में आएगा। और ये बाइंडेड है। क्यों? मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो कृषि उपज मंडी में जो ऑफिसर बैठा है वो बाइंड करेगा उसको उस सेक्शन के थ्रू। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाह रही है कि अगर 43% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, 70 to 80% लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो एक मेजर सेक्टर पे रिफॉर्म्स है। उसको चाहिए एक ओपन मार्केट। ओपन मार्केट तभी पॉसिबल होगा कि ऑल ओवर इंडिया में वो कहीं से भी ट्रेड कर दे। एमपी में बैठा हो और ट्रेड कहाँ पे करे? तमिलनाडु में करे। एमपी में बैठा हो केरल में करे। एमपी में बैठ के कहाँ पे करे? हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में करे। तो फ्यूचर इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क, जिसे हम बोलते हैं ई नैम, इसके ऊपर कंसोलिडेशन चालू करें। और तीसरा रिफॉर्म ऐसा देखा जा रहा है कि फ्री किया जा रहा है इंटरस्टेट ट्रेड। इसको मैं डब्बा बना के अलग, बॉक्स बना के अलग रखता हूं, इसके ऊपर डिस्कशन में बाद में करूंगा, ठीक है। तो ये एक मेजर रिफॉर्म आया है किस पे? एग्रीकल्चर में। अब हम जल्दी से सेक्शन खोलते हैं, कौन सा वाला, क्योंकि अब देखिए सेक्शन हम जल्दी से खोलेंगे फूड। बट इस पूरी चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें, मोदी गवर्नमेंट का एक ही एजेंडा है, वो है आपका सिंगल यूनिफाइड मार्केट, सिंगल यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट बनाना। और वैसे भी मोदी गवर्नमेंट तो वन नेशन वन इलेक्शन लेके आई है, वन नेशन वन राशन कार्ड भी लेके आई है, तो इसको भी वन नेशन बना देंगे। रिफॉर्म जो देखा जा रहा है हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो है पूरा ओरिएंटेड फूड सिक्योरिटी एंड फूड मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर। अब देखिए, जैसे कि आप लोग ने पढ़ा ही हो, आप जानते ही हैं
आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये बोलता है राइट टू फूड। लीगल टेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ एंड अ पर्सनल लिबर्टी एक लीगल टेक्स्ट है, और उसमें इतनी चीज़ में ये भी स्पष्ट होती है आपको कि राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट्स है। और इसी के साथ ही साथ में राइट टू फूड के साथ में हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पहले ऑलरेडी है ही हमारे यहाँ 2013। अब देखिए निर्मला सीतारमन जो मेजर्स ले रही हैं उसको अगर हम मोटे मोटे रूप से क्लासिफाइड करने की कोशिश करें तो 2 से 3 बातें निकल के सामने आएंगी। जैसे कि हमने बोला कुछ शॉर्ट टर्म रिलीफ और कुछ कैसा है लॉन्ग टर्म रिलीफ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं वो है माइग्रेटेड लोग, पुअर लोग। तो सेंटर पे अगर हम फूड सिक्योरिटी को सेंटर पे रख के चले, ऑल दो फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे राइट्स होते हैं जो सिटीजन अवेल करेगी करेगा, उसका एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल राइट्स है कि वो लेना ही लेना है, और गवर्नमेंट बाइंडेड है उस पर कि उसको फुलफिल कराए। और राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट्स है। अब जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो खड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 21 और बड़े कंसोलिडेटेड रूप से बोलता है कि हर एक व्यक्ति कोई भी भूखा ना सोए, 130 करोड़ की जनसंख्या को सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा मैंने फूड सिक्योरिटी में ले, और उसको कंसोलिडेट करने के लिए हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आया 2013 में। मगर इसमें एक पेच ये फंसा दिया कि राशन कार्ड होना मैंडेटरी है, और राशन कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना भी जरूरी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा राशन। अब रीसेंट कंडीशन अगर आप देखने की कोशिश करें, जो हाल ही में चल रहा है कि गरीब लोग भूखे सो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इवेंट चल रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि आत्मनिर्भर भारत और इकोनॉमिकल पैकेज में हम फ्री फूड देंगे, फूड ग्रेन्स देंगे, ये सप्लाई दिया जाएगा किसको, मार्जिनल्स, माइग्रेटेड जो लोग हैं उनको। आने वाले यानी कि आज से 2 महीने के लिए, 2 महीने तक का 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन गेहूं, 1 किलो चना ये दिया जाएगा। ये कब से कब तक, मई से लेके जून तक का, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी माइग्रेटेड वर्कर्स हैं जिसके पास में राशन कार्ड नहीं है या घूम चुका है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसके पास वो बेनिफिट नहीं ले पा रहा है और इंडिया में किसी भी जगह पे, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और इसमें ये भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको राशन कार्ड होना आवश्यक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रहा है वह है कुछ 8 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन्स दे रहा है और 50,000 मेट्रिक टन चना दे रहा है। ये एक शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट पॉलिसी के अंडर में आता है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं लॉन्ग टर्म रिफॉर्म जो बहुत दिनों से पेंडिंग पे डला हुआ था। रिफॉर्म की अगर हम बात करें, एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसे बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। जैसे सिंगल यूनिफाइड मार्केट बनाना चाहती है एग्रीकल्चर मंडी, उसी प्रकार से मोदी गवर्नमेंट एक बड़ा रिफॉर्म लेके आ रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड। और ये समय की मांग भी है और ये एक मेजर पिलर है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम,
चौथा नंबर का जो खंबा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, वो एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत का। उसमें एक मेजर पार्ट है, उसे बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। अब देखिए, आपने रिसेंटली देखा होगा कि लेबर्स को जो माइग्रेट करके चले जाते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपको इतनी भी चीज़ क्लियर होगी कि जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना पीडीएस जो सिस्टम चलता है वो स्टेट जुडिडिक्शन में आता है। स्टेट रेक्टिफाई करता है कि इतने लोगों को हमें पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा राशन। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि इस पूरी चीज का आइडिया भारत सरकार के दिमाग में 1 जुलाई 2019 को आ गया। मैं एक लेक्चर का लिंक अभी मैं सिंक्रोनाइज करूंगा। एक लेक्चर 40 मिनट्स का लेक्चर है, इसके ऊपर डेडिकेटली बना हुआ है, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बुक में मैंने बहुत पहले बना भी चुका था। अब इस समय जो रामविलास पासवान है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, इनने सारे स्टेट को लेटर लिख के भेजा कि हमें जुलाई 2020 तक का ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना। बहरहाल मैंने आपको बताया पेंडेमिक कुछ चीज़ें अच्छी भी लेके आती है, और अच्छी चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट पूरा 14 मई 2020 से ही इम्प्लीमेंट होना चालू है, जिसे हम बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। अब ये प्रश्न उठता है कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट में हम पहले बीच में रख लेते हैं जिसे बोलते हैं माइग्रेटेड वर्कर। माइग्रेटेड वर्कर, मैं इसको सेंटर बना के चल रहा हूं। अब देखिए, सिंपल सा प्रोविजन आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज। इसको जानना है तो हमें जानना है पहला प्रेजेंट सिस्टम। प्रेजेंट सिस्टम यानी कि 14 तारीख के पहले, और जो अभी रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद क्या होने वाला। अब देखिए, प्रेजेंट जो सिस्टम है, अभी वर्तमान में जो सिस्टम है वो इस प्रकार है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप के थ्रू वो राशन का वितरण करती है, एलोकेशन करती है। राशन जो बेनिफिशियरी होता है उसके पास में मैंडेटरी है कि राशन कार्ड होना, और राशन कार्ड साथ ही साथ में आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ है, और आधार कार्ड जन धन और मोबाइल से भी जुड़ा हुआ है। ये प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है, सिस्टम चल रहा है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो माइग्रेटेड वर्कर, अगर फर्ज कीजिए कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति अगर कर्नाटक काम करने चले जाए, क्या उसको राशन मिलेगा? मतलब 14 तारीख के पहले। और जो एक सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेन भी बना, माइग्रेट वर्कर्स यहाँ से वहाँ दौड़ के आ रहे हैं, परेशान होके आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं अभी तक का, एग्जिस्टिंग में नहीं। अब इधर पे इशू सबसे बड़ा ये निकलता है इस पूरे जगह पे कि एक्स नाम का कोई मध्य प्रदेश का वर्कर अगर केरल गया या दिल्ली गया या फिर हरियाणा चले गया तो उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है किसका? वो फूड सिक्योरिटी का भी और वो राशन का भी। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड 15 मई के बाद निर्मला सीतारमण ने जो डिक्लेरेशन किया उसमें सिंपल सी ये बातचीत हुई कि नेशनल पोर्टेबल राशन कार्ड को डेवलप किया जाए। कोटिंग होता है ना, जैसे आप मोबाइल को कोट करते हो, आपने फर्ज कीजिए एमपी का सिम था, सिम वही है, नंबर वही है, पोर्ट करके आप कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के बाद आप माइग्रेट हो गए तमिलनाडु में, पोर्ट कर दिया। एग्जैक्टली उसी प्रकार का एक पोर्टल डेवलप करेगा। और इसके बाद में अगर मध्य प्रदेश का फार्मर अगर माइग्रेट करके केरल चले जाता है या आंध्र प्रदेश चले जाता है, वो माइग्रेटेड मर्गर के फैमिली और वो खुद फैमिली अगर यही है और वो यहाँ पे चले गए तो उसके खाते का जो राशन है
वो PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उसको बेनिफिट दोनों को मिल जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मेजर रिफॉर्म्स लेके आया है किन्ने, निर्मला सीतारमण जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, एक बिल्कुल अलग ही वीडियो बना के रखेंगे। वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।